स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। आज का किस्सा जो है वो रुपेश ने भेजा है अपनी दादी का किस्सा। उनकी दादी जो अब वैसे तो काफी वृद्ध हो चुकी हैं, लेकिन अब जैसे रुपेश जो है वो हॉरर स्टोरीज काफी सुनते हैं, मेरे चैनल की भी बाकी चैनल की भी। तो ऐसे ही रुपेश ने पूछा अपनी दादी से कि दादी क्या आपका भी कोई गांव में, आप इतने समय गांव में रही हैं, अब तो ये शहर में रहते हैं, लेकिन उस समय के कोई किस्से, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो गाँव के किस्से हैं वो काफ़ी मशहूर होते हैं, ना ही सिर्फ वो मशहूर होते हैं बल्कि वो बड़े खौफनाक भी होते हैं। अब इनकी जो दादी हैं वो, पहली बात तो जो राज का पर्दाफाश होता है ये तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि दादी बताती हैं कि जो ये किस्सा हुआ है मेरे जो पहली शादी है उससे हुआ है। अब जब ये सुनते हैं कि दादी की दूसरी शादी थी तो ये काफ़ी हैरान होते हैं। शायद ना ही सिर्फ इनको नहीं पता था, बाकी इनके घर के बाकी और कई सदस्यों को भी इस चीज़ का पता ही नहीं था कि जो इनकी दादी हैं इनकी दूसरी शादी है। तो फिर सवाल ये था कि पहली शादी में क्या हुआ, जो पहले पति थे उनके साथ क्या हुआ। जाहिरी तौर पर ये तो सब कुछ सबको पता लग ही गया होगा कि वो दुनिया में नहीं रहे होंगे, क्योंकि जिस वक्त की ये बात हो रही है तलाक जैसी जो चीज़ थी बहुत ज़्यादा कॉमन तो थी नहीं। अब काफ़ी सवाल इनके मन में भी थे और अब शुरू होता है किस्सा। दादी कहती हैं कि इनकी अभी नई नई शादी हुई थी, अभी शादी को तो सिर्फ महीना डेढ़ महीना ही तो हुआ था। जिस गांव में ये गई वो गांव इनके गांव से तकरीबन 70-80 किलोमीटर दूर था, और तब की बात है जब यातायात के इतने साधन होते नहीं थे, फ़ोन वगैरह तो बिल्कुल नहीं होते थे गांव में। तो मतलब ऐसे टेलीफोन वगैरह जो होते थे इक्का दुक्का शहरों में होते थे, गांव में तो उनका कोई सवाल ही नहीं था। तो कुल मिला के अगर बात की जाए कि काफ़ी पिछड़ापन था। अब ये बताती हैं कि अभी इनकी शादी को कुछ ही देर हुई थी और कुछ ही महीने हुए थे, और जो इनके पति थे, इनके जो घर में थे, इनकी सास थी, इनके ससुर जी पहले ही चल बसे थे, इनके पति थे और ये थी। अब जो इनके पति थे वो खेती बाड़ी का काम करते थे, पहले पति। और इनकी जो रूटीन होती थी कि अक्सर जब ये सीजन, उस समय जैसे कोई भी सीजन होगा चावल का या गेहूं का होगा, तो रात के समय में ये लेट आते थे। ये बात तो अब कॉमन थी। कुछ दिन जब इनकी शादी हुई उसके बाद जब ये रूटीन अपनी फॉलो कर रहे थे तो ये भी उस चीज़ को लेकर यूज टू होगी कि हाँ भी अब ऐसी ही रूटीन चलेगी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि ये इंतज़ार कर रही थी अपने पति का, और पति काफ़ी देर तक रात को आए नहीं। अब जब ये अपनी सासू माँ से बात करती हैं तो सासू माँ कहती हैं कि कोई बात नहीं, आ जाएगा, वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा होगा। हालांकि ये इनके लिए नई बात थी, क्योंकि इनको अब तक ये पता नहीं था कि इनके पति शराब भी पीते हैं। लेकिन फिर भी अभी नई नई शादी हुई थी, किसी तरीके की बहसबाजी को इग्नोर करके इन्होंने कहा कि वो तो ठीक है, चलो मुझे पता नहीं था इस बात का, लेकिन फिर भी एक समय होता है, आमतौर पर इस समय में वो आ ही जाते हैं। इनकी जो सास थी वो कह तो रही थी, इनको दिलासा तो दे रही थी कि हाँ वो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता तो उनके आंखों में भी ये देख रही थी। अरे माँ थी, माँ को तो ज़्यादा चिंता होती है। शायद अब नई नवेली दुल्हन थी, उसकी वजह से ये चाहती होंगी कि कहीं बेचारी इसको कुछ किसी तरीके का कुछ ऐसा चिंता ना हो। तो इसलिए शायद वो इन चीज़ों को लेकर उनको कह रही थी कि आप इस चीज़ को आराम से लो, कोई बात नहीं, थोड़ी देर तक आ जाएगा। लेकिन अब जो निश्चित समय था जहाँ पर इनके पति उस समय के आसपास आ जाते थे, उससे तो अब काफ़ी समय हो चुका था। बकौल इनके कि इनकी जो दादी हैं वो काफ़ी ज़्यादा निडर हैं, शुरू से ही निडर रही हैं। ये देखती हैं रात का समय, गांव में तो रात के समय में जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत जल्दी लोग सो जाते हैं, लेकिन ये डिसाइड करती हैं कि ये अपने पति को ढूंढने के लिए जाएंगी। किस तरफ? खेतों की तरफ, जो उनके घर से काफ़ी दूर थे। अब ये इंतज़ार कर रही थी कि इनकी सासू माँ सो जाए, चिंता तो उनको भी थी, लेकिन वो कुछ समय बाद सो गई। अब ये घर से निकलती हैं, काफ़ी बड़ा रिस्क लेती हैं और चल पड़ती हैं उस खेतों की ओर जहाँ पर इनके पति काम करते थे। जब ये जा रही होती हैं तो रास्ते में एक कुआं आता है। वो देखती हैं कि कुएं की तरफ कोई पीठ करके बैठा हुआ है, जैसे कुएं का जो किनारे होते हैं ना, उस पर कोई अपनी पीठ लगाकर बैठा हुआ। ये जैसे जैसे उसके करीब आती जा रही थी, ये डर भी रही थी कि कहीं कोई इंसान ना हो और मुझे किसी तरीके की कोई दिक्कत ना दे। अभी इनके दिमाग में लाखों सवाल चल रहे थे कि मैं वापस जाऊं, मैं आगे जाऊं, या मैं इनसे कुछ मदद मांगूं। अरे ये हमारे गांव का है भी या नहीं, कोई चोर लुटेरा हुआ तो। इनको हर तरह की चिंता सताई जा रही थी।
लेकिन ये फिर भी हिम्मत करके बढ़ती है। जैसे जैसे ये अंधकार को चीरती हुई उस कुएं की तरफ बढ़ती जा रही थी, इनकी सांसें थमती जा रही थी, क्योंकि जो शख्स का चेहरा धीरे धीरे इनको दिखाई दे रहा था वो कोई और नहीं, इनका पति था। जैसे ही इनको इस चीज की कंफर्मेशन होती है कि ये इनके पति हैं, ये भागी भागी जाती है और उनको हिलाना शुरू कर देती है। इनके पति बिल्कुल भी हलचल नहीं कर रहे थे। पहले इनको लगता है कि शायद इन्होंने काफी ज्यादा शराब पी ली होगी, उसकी वजह से हो सकता है कि ये बिल्कुल बेसुध होके पड़े हों। लेकिन जब ये अपने पति को हाथ लगाती हैं तो सबसे पहले ये क्या नोटिस करती हैं? ये नोटिस करती हैं कि इनके पति का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। और जब बिल्कुल शरीर ठंडा पड़ा हो तो ये तो फिर बताने की जरूरत नहीं कि उसका इशारा किस तरफ होता है। जब ये झंझोड़ के अपने पति को हिलाती हैं तो इनके पति एक तरफ गिर जाते हैं। अब ये बिल्कुल डर चुकी थी, ये अपने पति को वहीं छोड़ती हैं और जल्दी से भाग के अपने घर जाती हैं और अपनी सासू माँ को उठाती हैं और सारा विवरण देती हैं। हालांकि हो सकता है कि इनकी सासू माँ को काफी ज्यादा बुरा लगा हो कि अकेली घर से बाहर कैसे चल गई, लेकिन अभी ये समय था नहीं इस चीज का। वो भी जल्दी से उठती हैं, आसपास के घर के लोगों को उठाती हैं और उस कुएं की तरफ जाते हैं। जब ये कुएं की तरफ जाते हैं तो वैसा ही बिल्कुल नजारा होता है। इनके पति गिरे पड़े थे, जैसे वो उनको छोड़कर आई थी वैसे ही। जब जांच की जाती है तो उनको मृत पाया जाता है। अब तो भाई सारे गांव में हो हल्ला हो चुका था। एक नवविवाहित इंसान, अभी जिसकी शादी को कुछ महीने हुए थे, ना उसकी कोई दुश्मनी, ना कोई वैर, ना कोई उसको बीमारी। हाँ, शराब पीने के आदी तो थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई इंसान इतनी जल्दी मर जाए। और भी तो उनके दोस्त शराब पीते थे, ऐसा भी क्या हो गया जो उस समय, जैसा मैंने कहा कि कोई ऐसा जांच का पोस्टमार्टम का बहुत ज्यादा था नहीं। पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने हल्की फुल्की जांच की कि शरीर पर कोई घाव के निशान तो है नहीं। लेकिन एक चीज उन्होंने नोटिस की कि उनका शरीर बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ था, जैसे शरीर में खून है ही। अब ये किसी जानवर का काम तो हो नहीं सकता, लेकिन किसी प्रेत या किसी चुड़ैल का काम हो सकता है शायद। अब इसके बारे में तो ये माहौल ही नहीं था कि बातें की जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले जिस घर में बारात आई थी, एक डोली आई थी कह सकते हैं अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर, वहां से अब अर्थी जा रही थी उसी इंसान की जो डोली लेकर आया था। सारे गांव का माहौल काफी गमगीन हो चुका था और कोई भी विश्वास करने को तैयार ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन अब जो होनी हो चुकी थी, उसके आगे किसका जोर चलेगा। सबने इस चीज को होनी, या कह सकते हैं कि परमात्मा की रजा मानकर अब दरकिनार कर दिया कि हाँ भी अब और क्या गुंजाइश हो सकती है। पता नहीं कैसे मरे, इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा पता भी कैसे लगाया जा सकता था। किसी भी तरीके का कोई सुराग तो मिल ही नहीं रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इनकी दादी शुरू से ही काफी ज्यादा, कह सकते हैं तेज नहीं कह सकते, एक इंसान होता है जागृत, जागृत इंसान होता है जो सोचता है, ऐसे ही किसी बात को जाने नहीं देता। हाँ, हर चीज में रजा होती है परमात्मा की, लेकिन क्यों होती है, किस लिए होती है, किस कारण से होती है, ये भी तो जानना जरूरी होता है। ऐसे ही तो हर बात को परमात्मा की मर्जी जानकर छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि परमात्मा ने हमें दिमाग दिया है, हमें कठपुतली नहीं बनाया। ऐसी ही सोच इनकी दादी की भी थी। अब कुछ दिन बीत चुके थे, अभी सदमा जो है उससे ना ही उबर पाई थी या ना इनकी सासू माँ उबर पाई थी। लेकिन फिर भी एक सवाल इनके मन में हमेशा रहता था कि हो ना हो मेरे पति की मौत वैसी नहीं हुई। क्या इनको इनके सवालों का जवाब मिलता? कुछ दिन बाद इनके दोस्त, पति के दोस्त घर आते हैं अफसोस करने। अब वो जिस दिन इनके पति की मौत हुई थी उस दिन शाम को ही वो किसी काम से शहर गए थे। कुछ दिन उन्होंने वहां पर रुकना था। जब वो आते हैं, उनको पता लगता है कि ऐसे ऐसे इनके पति नहीं रहे, तो वो दुख का प्रगटावा करने के लिए इनके घर में आते हैं। वो भी इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे, ना ही वो इस चीज को सहन कर पा रहे थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि शायद ये दोस्त इनके आखिरी व्यक्ति थे जिनके साथ इनके पति की मुलाकात हुई और उसके बाद इनके पति चल बसे। क्योंकि ये बात इनके दोस्त ने ही, खुद इनके पति के दोस्त ने ही बताई। वो कहते हैं कि मैं जब शहर को जा रहा था, अभी कुछ खेतों में हल्का फुल्का काम था, तो जो इनके खेत हैं इनके पति के खेत के साथ ही लगते थे। वो कहते हैं कि उस दिन आपके पति का जो व्यवहार था कुछ मुझे अजीब लगा। अब इन ये पूछती है कि मैं समझ नहीं, मतलब किस तरीके से अजीब?
वो कहते हैं कि वो कह रहा था कि एक आदमी है जो बार बार मेरे काम करते करते मेरे पास आता है, मेरी तरफ देख के अजीब से तरीके से मुस्कुराता है और फिर गुजर जाता है आगे। मैं फिर काम करने लगता हूँ, फिर वो मेरे पास आता है, मेरे पास आकर काफ़ी अजीब से तरीके से मुस्कुराता है और फिर वापस चला जाता है। ऐसा जब 2-3 बार हुआ तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या चाहिए? कुछ पानी चाहिए, रोटी चाहिए? चाहिए तो बता। लेकिन वो कहता है कि उसने कहा कि बड़े ही अजीब से तरीके से वो मुस्कुरा के कहता है कि मुझे खून चाहिए। जब उसने ये बात कही तो फिर मैंने उसको डांट डपट कर भगा दिया कि भाई क्या तू पागल इंसान है, तुझे कभी कभी गाँव में भी मैंने देखा नहीं है, ऐसे कैसे क्या तू बकवास किए जा रहा है, पता नहीं क्या कहाँ से पागल उठकर आ गया हमारे गाँव में। लेकिन उस चीज के बाद, उसको डांट डपटने के बावजूद भी वो 3 या 4 बार मेरे पास आकर खड़ा हो गया। लेकिन एक बात जो उन्होंने खास तौर पर नोट की कि जितनी बार भी वो उनके पास आया, उसका जो शरीर था वो और ज्यादा बड़ा हो रहा था। ये बात उन्होंने जब मुझसे की तब उन्होंने नोट की कि भाई यार मैं ये चीज को नोट किया, मैंने जो बाद में किया उसके बाद तो मैं डर गया। वो कह रहे थे कि आज मैं बस जल्दी घर जाऊंगा। जब ये बात इनकी पत्नी सुनती है तो सन्न रह जाती है कि जल्दी घर जाऊंगा। वो रात तो वो थी कि जहां पर जो नॉर्मल समय था उसके काफी ज्यादा देर बाद इंतजार करने के बाद भी इनके पति वापस घर आए नहीं और उसके बाद इनको जाना पड़ा और मिली तो पति की लाश। अब ये जो सवाल था उनका, उनके पति के दोस्त का आना एक काफी गहरा सवाल छोड़ गया कि वो कौन सा शख्स था। क्या वो कोई चोर था, लुटेरा था, या फिर कोई प्रेत था? क्योंकि चोर लुटेरा इतने कुछ घंटों में अपनी आकृति को इस तरीके से बदल नहीं सकता कि कोई कमजोर सा पतला सा इंसान हो और जैसे जैसे वो मिलता जा रहा है वैसे वैसे उसका जो शरीर है वो बढ़ता जा रहा है। क्या इनके पति को उस चीज का वहम हुआ था कि उसका शरीर बढ़ता जा रहा है, या फिर सच में ऐसी बात थी? अब ये कनेक्ट कर रही होती हैं कि उसके बाद इनके पति की मौत हुई और कोई घाव का निशान नहीं, किसी तरीके के कोई वार का निशान नहीं। लेकिन जो गांव वाले कह रहे थे, जिन्होंने उनके शव का परीक्षण किया था, वो कह रहा था कि ऐसा है कि जैसे इनके शरीर में खून है। और जो बात इनके पति ने कही उस आदमी को देखने के बाद, जब उसने मांग की कि मुझे खून चाहिए, अब इनका माथा ठनका। इन्होंने अपनी सास को सारी बात बताई लेकिन इनकी सास मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो कह रही थी कि पता नहीं, वैसे तो जिसकी बात जो इनका दोस्त आया था बिल्कुल सही इंसान था, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी सास मानने को तैयार ही नहीं थी। अब बात आई गई हो जाती है, कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन फिर गांव में फिर से एक बार मातम पसरता है। और इस बार मातम किस लिए पसर रहा था? क्योंकि जो दोस्त कुछ दिन पहले इनके घर में इनके पति के लिए अफसोस करके गया था, आज उसकी लाश भी वैसे ही पड़ी मिली जैसे इनके पति की थी और खून का नामो निशान नहीं। यानी कि उस प्रेत ने अब दूसरा शिकार कर लिया था और वो कोई और नहीं, उनका दोस्त ही था जिनके साथ इनके पति ने पहली बार बात की थी। जब ये और इनकी सास सुनती है तो सन के सन रह जाते हैं, क्योंकि तब तक तो सिर्फ इन दोनों के बीच में ही बात थी। अब इनको काफी ज्यादा विश्वास इस चीज का हो चुका था कि कुछ भी ठीक हो नहीं रहा। आखिर ये चीज क्या है? लेकिन इस चीज का पता लगाया भी कैसे जा सकता है? ये बात उस दौर की है जहां पर औरतों को इतना बाहर, इतनी आजादी तो मुनासिब नहीं थी कि ये किसी घर में जाएं, किसी गांव में वो खेत में जाएं और जाकर मुआयना करें कि आखिर कुछ हुआ क्या। अब ये दब कर सी रह जाती हैं और कर भी क्या सकती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बाद तो बस सब कुछ बदल जाता है। ये घर में अपने काम कर रही थी और उनकी सास कहीं बाहर गई हुई थी, शायद जो नेबर्स हैं उनके पास गई होंगी, पड़ोसियों के पास। ये कहती हैं कि जब ये अपने घर में काम कर रही थी तो अचानक से बाहर दरवाजे पर आवाज आई, दरवाजा खटखटाने के लिए अजीब सी आवाज। जब उन्होंने सर उठाकर देखा तो बस एक बार देखकर दंग रह गई, क्योंकि जो सामने शख्स था उसको इंसान कहना चाहिए या कोई हैवान कहना चाहिए ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी। वो जो शख्स था ना, वो काफी ज्यादा पतला सा था, लेकिन उसका जो स्किन थी, जो उसकी त्वचा थी, वो ऐसी थी कि जैसे पता नहीं कितनी कितनी ज्यादा मुरझाई होती है।
कोई बहुत ही बुरा इंसान होता है। जगह जगह उसकी त्वचा पर, जहां जहां उसकी त्वचा पर झुर्रियां थी वहां पर मिट्टी भरी हुई थी, और कुछ कुछ जगह पर ऐसा था कि जैसे कांटे उगे हों। क्या कोई इंसान इस तरीके का हो सकता है? लेकिन प्रेत ऐसे हो सकते हैं। ये तो बस इनको देखकर डर गई। ये तो जहां पर खड़ी थी वहां पर खड़ी रह गई। इनके पास अब कोई चारा नहीं था। अब ये हिल तक नहीं पा रही थी। बस ये डरकर उस प्रेत को देखी जा रही थी। अब वो प्रेत इनकी तरफ देख कर मुस्कुरा रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था, और इन्होंने वो चीज नोटिस की। जैसे जैसे वो उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था वो बड़ा होता जा रहा था। लेकिन जैसे ये स्टिल हुई थी, अचानक से एकदम हिलती हैं, क्योंकि ये देखती हैं कि इनकी सांस पीछे से आ रही है, जो प्रेत के बिल्कुल पीछे है, लेकिन फिर भी वो इनको दिखाई दे रही है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही हैं और एक पॉइंट पर आकर वो प्रेत में से निकल के बाहर आ जाती है। यानी कि वो प्रेत सिर्फ इनको दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो प्रेत को पार करके आती हैं तो वो प्रेत काफी गुस्से से शक्ल बनाता है और एकदम से गायब हो जाता है। जैसे ही वो गायब होता है तो ये अचानक से चीख मारती है। इनकी सास इनके पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ, तो ये सारा किस्सा बताती है। लेकिन इनकी सास इस चीज को वह मानती है। लेकिन फिर भी ये हाय हल्ला तो मचाई जा रही थी, जिससे गांव के जो घर के आसपास के लोग थे वो इकट्ठे हो गए और इन्होंने सबको चीख चीख कर बताया कि इन्होंने ये देखा, कुछ दिन पहले इनके पति की मौत हुई, फिर उनके दोस्त की मौत हुई, और आज वो प्रेत मुझे मारने के लिए आ रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके माँ जी आई और वो उनके बीच में से निकल गई। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं धोखा नहीं खा सकती। लेकिन कोई भी मानने को तैयार था ही नहीं। अब इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ना था? जो मानने को तैयार नहीं था। अगली सुबह जब ये उठती हैं तो ये देखती हैं कि आज ना घर में मंदिर में जोत जली है, जो कि इनकी सासू माँ जगा लगती थी, ना बर्तन मांजे हुए हैं, ना कोई साफ सफाई हुई है। होती भी कैसे? क्योंकि जब ये जाती हैं उनके कमरे में तो देखती हैं कि उनकी सास नहीं, वहां पर उसकी लाश पड़ी हुई है, और ठीक वैसे ही खून का नामो निशान नहीं। आज कुछ दिनों बाद ही फिर से इस घर में भीड़ लगी थी। मौत का मातम छाया था। ये चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मैं सबको कह रही थी लेकिन कोई माना नहीं। मैं सबको बोलते जा रही थी लेकिन कोई माना ही नहीं। देखा क्या हुआ, आज वो माँ जी को भी ले गया। अब सारे गांव में दहशत फैल चुकी थी। अब इनका क्या होता? ये तो अकेली रह गई अपने ससुराल में, ये तो अकेली रह गई। लेकिन फिर इनके जो मायके वाले थे कुछ ही दिनों में इनको ले गए, क्योंकि अब ये अकेली तो रह नहीं सकती थी। जितने दिन क्रियाक्रम होना था इनके घर वाले साथ में रहे और बात चलने लगी इनकी शादी की। लेकिन इन्होंने एक चीज नोट की कि जब ये अपने घर में थी तब भी उनको एक दो बार प्रेत नजर आया। फिर ये किसी बाबा जी के पास गई, और जब ये सारी चीज का पता लगाया गया तो फिर ये चीज उभर कर आई कि जो प्रेत था, जब इनकी शादी हो रही थी और जब ये वापिस आ रहे थे तो एक जगह पर आकर वो प्रेत इनके ही नहीं, वो प्रेत इनके पीछे लग गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये मौत फैलती जा रही है और ये पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक वो तुझे नहीं लेकर जाएगा। उसकी वजह से इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। काफी दिनों तक तंत्र मंत्र के प्रयोग से तांत्रिक ने सिद्ध किया और एक मौली बांधी जो आज भी उनके हाथ पर है। कमाल की बात यह है कि वो इतने सालों बाद भी बंधी हुई है और धागा होने के बावजूद वो टूटा नहीं, और वो कहते हैं कि इसी धागे की वजह से मेरी जान बची हुई है। फिर इनकी दूसरी शादी हुई और उसके बाद सब कुछ ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि जो वो प्रेत है उसकी शक्ल आज तक नहीं भूलती। उसके बाद वो कभी नजर नहीं आया। लेकिन जो लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये उनको एक चेतावनी है कि अगर आप नहीं मानते तो फिर कभी ऐसा ना कुछ हो कि कोई आपको इन चीजों में मानने के लिए मजबूर कर दे। आई होप ये कहानी आपको, किस्सा आपको पसंद आया होगा, और आपको पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ के साथ ही शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर, और अगला किस्सा जो है वो है हमारे पंजाब का किस्सा ही। और जो पहला किस्सा था इसमें चलो शराब का कुछ इतना रोल था नहीं,
लेकिन जो ये अब का किस्सा है, यहाँ पर शराब का बहुत बड़ा रोल था। एक कहानी ऐसे दो दोस्तों की, अब शुरू कर ही देते हैं, क्योंकि अगर मैंने थोड़ा सा उसका ऐसे विवरण कर दिया तो पता लग जाएगा कि इस कहानी में क्या हो सकता है। जो ये भाई हैं, ये कहते हैं कि ये चंडीगढ़ में रहते हैं और इनकी जो वाइफ है वो डॉक्टर है, और इनका जो गांव है वो पंजाब के एक इलाके में है। तो इन्होंने पहले कहा था कि भाई नाम वगैरह प्लीज़ आप मत लेना, और उसको मैं बदलने के लिए किसी गांव का, लेट्स से कि वो जो गांव है वो है तकरीबन संगरूर के आसपास। ये कभी कभार अपने गांव में जाते हैं अपने माता पिता को मिलने, और ज़्यादातर रात को निकलते हैं ताकि ट्रैफिक वगैरह कम होगा, और अपने गांव में जाते हैं। अब इनके गांव में एक इनका जिगरी दोस्त, जिनके साथ या कह सकते हैं कि लंगोटिया यार, बहुत ज़्यादा इनकी घनिष्ठ मित्रता उसके साथ। अब दोनों में एक कॉमन चीज़ भी थी और दोनों में एक डिफरेंस भी था। कॉमन चीज़ थी कि दोनों ड्रिंक करते, लेकिन डिफरेंस था कि जो इनका दोस्त था वो था शराबी, यानी कि हैवी ड्रंकर। लेकिन ये ओकेशनली करते थे, कभी कभी कर ली, कभी किसी मौके पर, कभी साथ बैठे तो कर ली, लेकिन ऐसा नहीं कि बस जब बोतल देखी तब शुरू हो गए। अब ये कहते हैं कि अब ये भी अपने कामों में व्यस्त, वैसे तो उसके साथ कोई ऐसी नहीं है कि भाई फ़ोन पर बात होनी, रोज़ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहने। तो जब ये जाते, गाँव जाते, तो बस उसके बाद उसको फ़ोन कर लेते कि हाँ भी मैं आ गया हूँ, और वो भी तभी कनेक्ट करता, यानी कि जब ये कॉन्टैक्ट करते तभी वो कॉन्टैक्ट करता। क्योंकि जो शायद इनके माँ बाप थे उनको नहीं पसंद हुआ, क्योंकि वो सिर्फ शराब ही नहीं बाकी नशों का भी आदी था। इसकी वजह से हो सकता है, लोग विचार करते ही हैं। तो बस जब इनका गाँव जाना होता तो तभी ये अपना उससे मिलते, और ड्रिंक वगैरह थोड़ा बहुत करते और फिर वापस आ जाते, बाकी भी अपने बाकी सबसे मिलकर। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ, और उसके बाद इनके साथ जो जो हुआ, ये अपने गाँव जा रहे थे, कुछ लेट हो गए, और जो गाँव का गेट होता है, कई गाँव में बाहर गेट बना होता है काफ़ी बड़ा सा, वहाँ पर पहुँचे काफ़ी लेट। और जब ये उसके पास पहुंचते हैं, गेट के पास पहुंचते हैं अपनी गाड़ी से, तो ये देखते हैं कि इनका दोस्त वहां पर खड़ा हुआ। ये देख के काफी ज्यादा हैरान भी होता है कि तू कितने करता था। पंजाबी में कहता है कि भाई तू क्या कर रहा। तो बस वो कहता बस मैं खड़ा हूँ वैसे। तो कहता चल फिर चले गाँव। कहते चलो जी ठीक है। अब वो इनके साथ बैठता है और गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन गांव से जब इनका घर कुछ ही दूरी पर रह देता है तो वो गाड़ी रोकने को कहता है, और कहता है कि बस मैं आगे से चला जाऊंगा। लेकिन ये कहते हैं कि भाई मैं छोड़ कर आता हूँ। कहते हैं नहीं मैं चला जाऊंगा। आज इनको व्यवहार इनका काफी अजीब लग रहा था अपने दोस्त का, क्योंकि काफी वो खुलकर बातें करता था, लेकिन आज वो बड़ा अजीब से तरीके से बिहेव कर रहा था। अब रात का समय हो चुका था, और जब ये उसको गाड़ी से उतारते हैं, अपने घर में पहुंचते हैं, थके होते हैं, जाके सो जाते हैं। सुबह जब उठते हैं और नहाने धोने के बाद, नाश्ता वगैरह करने के बाद, ये अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी बस मैं अब मिलने जा रहा हूँ अपने दोस्त से। तो कहते हैं कि कौन से दोस्त से, ये नाम लेते हैं। तो इनकी माँ कहती है कि तुझे नहीं पता क्या हुआ। तो कहते हैं नहीं मुझे नहीं पता। कहते हैं कि उसकी तो डेथ हो गई है कुछ दिन पहले। जब ये बात सुनते हैं तो ये बस सन के सन रह जाते हैं, क्योंकि उनको दो झटके लगते हैं। पहला तो अपने दोस्त की मौत का, जैसा कि मैंने कहा कि लंगोटिया यार, और दूसरा कि भाई अगर वो कुछ दिन पहले जा चुका है इस दुनिया से, तो कल जिसको मैंने लिफ्ट दी, जो मेरी गाड़ी में मेरे साथ बैठा था, तो फिर वो कौन था। ये अपनी माँ को कहते हैं कि आप सही बोल रही है ना। कहते हैं मैं झूठ कैसे बोलूंगी, ये भी कोई मजाक वाली बात है, झूठ बोलने वाली बात है। तुझे तो पता था कि वो नशों को आदी था और वो कुछ दिन पहले मर चुका है नशों की आड़ में। फिर जब ये सब सुनते हैं तो ये अपनी माँ को बताते हैं कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ था। वो तो मुझे कल गेट पे मिला था और उसको मैं गांव, मतलब गांव के अंदर तक छोड़कर आया हूँ। हाँ उसने ये बात की थी, वो घर तक नहीं आया और बीच रास्ते उतर गया। जब इनकी माँ सुनती है तो वो भी काफी ज्यादा हैरान रह जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर वो कहती हैं कि भाई जो हो चुका है वो तो सामने ही है, अब थोड़ा सा ध्यान से रहना। लेकिन वो जो मिला था, क्या वो आखिरी मुलाकात थी? नहीं। जैसा कि मैंने इस किस्से के शुरू में कहा कि जो ये थे जिनका ये किस्सा है, ये ओकेशनली ड्रिंक करते थे, और वहीं दूसरी तरफ इनका जो दोस्त था वो काफी हैवी ड्रिंकर था। अब ऐसा क्या हुआ कि अपने दोस्त के जाने के बाद ये शराब पीना, बहुत ज्यादा शराब पीनी इन्होंने शुरू कर दी।
जो शायद महीने में 2 पैग 2 ड्रिंक करने वाला, 2 गिलास पीने वाला इंसान एक-एक दिन में 1-1 बोतल, 2-2 बोतल्स पी रहा है। इनकी पत्नी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये कहते हैं कि बस मुझे ऐसा लगता था कि मैं शराब के बिना रह नहीं सकता। शुरू-शुरू में तो मुझे लगा था कि पता नहीं मैं इस चीज़ का क्यों एडिक्ट हो चुका हूँ, मेरी पत्नी भी परेशान थी। मैं सोचता रहा कि शायद खुद ब खुद ठीक हो जाऊँगा, शायद एक सबकॉन्शियस माइंड में एक गिल्टी होती है कि मेरा दोस्त, मैं उसको आखिरी बार मिल नहीं सका और हम दोनों बैठकर इकट्ठे पीते थे, तो उसकी वजह से शायद कुछ इस तरीके की कुछ हो रहा है। लेकिन एक रात क्या होता है कि कुछ मेरे पर हैवी होता है। मुझे तो कुछ पता नहीं, मुझे तो कुछ होश नहीं। मेरी पत्नी अगले दिन बताती है कि आप दीवारों से सर को मारे जा रहे थे। बिल्कुल आप ड्रंक हुए हुए थे और आप कह रहे थे कि मैं इसे लेकर ही जाऊँगा। मैं इसको लेकर ही जाऊँगा। अब जब ये इनकी पत्नी ने बात की, इनके सर पर चोट थी, इनको पता लग तो गया था कि झूठ तो बोल नहीं रही, लेकिन मैं इसको लेकर जाऊँगा का मतलब क्या है? आज ये काफ़ी दिनों बाद काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे इस चीज़ को लेकर कि हो ना हो, कुछ तो गलत है। इतनी शराब मैं नहीं पीता, मेरा दोस्त पीता था। अब माँ-बाप से बात की गई, जो ये वारदात एक बार हुई थी, अब वो लगभग हर बार होने लगी। इनकी पत्नी जो डॉक्टर हैं, जैसा मैंने कहा, विश्वास वो नहीं करती इन बातों पर, लेकिन उनको मजबूरी में करना पड़ रहा था क्योंकि जो आँखों देखी थी, उसको कैसे झुठलाया जा सके। अब जब बात हद से ज़्यादा बढ़ गई, काफ़ी कोशिश करने के बाद भी कुछ फ़र्क पड़ा नहीं। गुरुद्वारे में गए, मंदिर में गए, वहाँ पर जैसे जल दिया जाता है, मौली बाँधी जाती है। कुछ दिन फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का, लेकिन फिर वो चीज़ हैवी हो जाती। और जब भी हैवी होती है, ये कहती है कि ये मेरा दोस्त है, मैं इसको साथ लेकर ही जाऊँगा। आप समझ गए होंगे कि बात किसकी हो रही है। बात हो रही है इनके दोस्त की। उसके बाद फिर किसी तांत्रिक से बात की जाती है। इनको बताया जाता है कि एक जगह है, एक शहर है संगरूर के पास ही, वहाँ पर शमशान में तांत्रिक बैठता है। वो आपकी समस्या का हल कर सकता है। फिर ये उसके पास जाते हैं, वो कहता है इनको कि आपको रात को आना पड़ेगा शनिवार। 3 शनिवार उपाय किए जाएँगे और उसमें आपको बस जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करना पड़ेगा। ये रात को जाते हैं शमशान घाट। वहाँ पर तांत्रिक एक घेरा बनाता है सफ़ेद कलर का और उनको बीच में बैठने के लिए कहता है और सबको चेतावनी दे देता है कि जब तक अनुष्ठान होगा, ये बीच में से उठना नहीं चाहिए। बकौल इनके कि इनको तो पता नहीं कि ये उस दौरान क्या करते रहे, लेकिन इनके परिवार वालों के मुताबिक कि बहुत कोशिश की गई मेरे द्वारा उस घेरे से बाहर आने के लिए, लेकिन तांत्रिक ने ये बात साफ तौर पर कही थी कि अगर घेरे से बाहर आ गए तो फिर जान माल की कोई गारंटी नहीं। 3 शनिवार तक मुझे वो सब कुछ करना पड़ा जो तांत्रिक ने कहा। मौली भी बांधी गई, कई चीज़ों का परहेज ही करना पड़ा, लेकिन उन 3 शनिवार के बीच में वो मेरा जो समय था वो काफ़ी बुरा गुजरा, क्योंकि जब भी वो मेरा दोस्त मेरे पर हावी होता, वो बस एक ही रट लगाता कि ये मेरा दोस्त है, मैं इसको साथ में लेकर ही जाऊंगा। आज ये उस चीज़ से उबर चुके हैं, लेकिन फिर भी दोस्ती इतनी ज़्यादा नज़दीकी होना क्या अच्छी बात है कि दोस्त जो है वो मरने के बाद भी सिर्फ यही कामना करे कि जहाँ मैं गया हूँ मैं उसको लेकर जाऊँगा। काफ़ी अजीब किस्सा है और भी ध्यान से रहिए, अपने मित्रों का चुनाव सही तरीके से कीजिए, क्योंकि जो इंसान किसी बुरी आदतों के चंगुल में फंस चुका होता है और कहीं गलती से वो भटकता रह जाए, या कह सकते हैं कि उसकी आत्मा भटकती रह जाए, तो वो आपके लिए भारी पड़ सकती है। आई होप ये आपको किस्सा भी पसंद आया होगा और अब चलते हैं हम तीसरे किस्से की ओर। और किस्सा थोड़ा सा छोटा है लेकिन काफ़ी अजीब किस्सा है। ये किस्सा भेज रहे हैं उत्तर प्रदेश से रहमान, और रहमान बता रहे हैं अपने दादाजी की कहानी। रहमान कहते हैं कि भैया मुझे अब बताना कि ये चीज़ क्या हो सकती है। भाई मैं अब इन चीज़ों का एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि क्या हो सकती है। ये कहते हैं कि इनके जो दादाजी थे वो AMU में प्रोफेसर थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो कुछ मतलब इनके जो दादाजी थे, काफ़ी इनका अच्छा स्वभाव था और उनके जो स्टूडेंट थे काफ़ी अच्छे घुल मिल कर रहते थे।
इनके दादाजी कहते हैं कि एक समय में एक स्टूडेंट आया जो दिखने में कश्मीरी सा लगता था, मतलब कि उसकी जो स्किन थी काफ़ी वाइट स्किन, उसकी आंखें वैसी जैसे कश्मीरी लुक होती है ना वैसा, और काफ़ी चुप चुप रहने वाला लेकिन काफ़ी होनहार छात्र था। उसको शायद मेरा पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा लगता था। अब वैसे सब ठीक था, दिन बीतते जा रहे थे, किसी तरीके की कोई मुझे बहुत ज़्यादा अजीब बात लगती नहीं थी, सिर्फ़ एक चीज़ को छोड़कर कि वो काफ़ी सिंसियर था। बाकी जो उसके ग्रुप के लोग थे काफ़ी घुल-मिल कर रहते थे, लेकिन वो सबसे कटा-कटा रहता था। मैं सोचता था कि शायद उसको पढ़ने का काफ़ी शौक है, उसके लिए उसकी वजह से भई अब ये सिंसियर स्टूडेंट है भई, नहीं उसको पसंद होगा। लेकिन शायद ये मेरी गलती थी या मेरा वहम था। अब क्या होता है कि एक बार मैंने मुंबई में एक चिट्ठी भिजवानी होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है। और जब मैंने पता किया कि वो जो चिट्ठी अगर पोस्ट करेंगे तो पोस्ट करने में उसको 5-6 दिन वहाँ पे लग जाएँगे जाने के लिए। तो ये इनके लिए मुनासिब नहीं था कि उसको भेजें और उसके बाद भी अगर गुम जाए, कुछ भी हो जाए, XYZ कुछ भी हो जाए, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन्होंने फिर डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं कि भई मैं एक स्टूडेंट को भेजता हूँ बाय ट्रेन, ताकि वो बाय हैंड वहाँ पर चिट्ठी पहुँचा कर आए और मेरा जो काम है वो जल्दी हो जाएगा। वो चुनाव करते हैं उसके लिए उस लड़के का, क्योंकि उनको लगता था कि ये लड़का काफ़ी सिंसियर है और मेरा काम कर देगा। अब ये सारी उसकी टिकटिंग वगैरह कराते हैं, उसको सारा समझाते हैं कि भई इतने बजे तेरी ट्रेन है, रात के 9 बजे के आस-पास उसकी ट्रेन थी और तू जाएगा अगले दिन इतनी देर में पहुँचेगा और बस जाते ही चिट्ठी पकड़ानी है, कहीं आस-पास नहीं जाना। जो इनको विश्वास था कि नहीं जाएगा और चिट्ठी देकर आ जाएगा। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि अगर वो 9 बजे की ट्रेन थी, तो वो ट्रेन अगले दिन रात को 12 बजे, 1 बजे पहुँचनी थी। ये उसको चिट्ठी पकड़ाते हैं, स्टेशन तक उसको छोड़ने के लिए जाते भी हैं और वापिस आ जाते हैं। अगले दिन सुबह जब इनकी जाग खुलती है, इनको एक फ़ोन कॉल आती है मुंबई से, और वो फ़ोन पर जो आदमी था वो कहता है कि साहब ये तो भैया आपने कमाल कर दिया। वो कहते हैं क्या हुआ? कहते हैं बस आपकी चिट्ठी इतनी जल्दी आ गई। आप तो कह रहे थे कि वो जो रात तक पहुँचेगी और अगले दिन आपको सुबह मिलेगी, वो तो आज ही आ गई सुबह-सुबह। तो ये काफ़ी हैरानी से कहते हैं और कहते हैं कि कैसे आई चिट्ठी? कहते हैं जैसे आपने भेजी। कहते हैं मैं समझा नहीं, मतलब मैंने तो किसी लड़के के हाथ में भेजी थी। वो कहते हैं कि हाँ, वो लड़का जो है वो मेरे साथ सुबह मुझे पकड़ा कर गया। तो ये पूछते हैं कि वो लड़का कैसा था दिखने में, तो जैसे ही वो उसका हुलिया बताते हैं, वो उसी लड़के का हुलिया था जिसके बारे में ये बात हो रही है। ये बहुत ज़्यादा फ़ोन पर बात करते नहीं, लेकिन ये इतने हैरान थे कि अभी तो ट्रेन वहाँ नहीं पहुँची होगी, वो लड़का कैसे पहुँच चुका। अगले दिन जब ये कॉलेज जाते हैं, वो देखते हैं कि वो लड़का बैठा हुआ था, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। क्योंकि अगर वो लड़का वहाँ पर गया होता मुंबई, जो गया होगा क्योंकि चिट्ठी तो पहुँच चुकी थी, उसको आने में कम से कम अभी 1 या 2 दिन और लगने थे। जल्दी से जल्दी ट्रेन अगर लेट ना होती, सब कुछ टाइम पर होता। ये क्लास लेते हैं और क्लास के बाद उस लड़के को बुलाते हैं और उसको पूछते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या तुम वही हो? वो लड़का हाँ में जवाब देता है। ये कहते हैं कि बस मेरी गुजारिश है, आज के बाद यहाँ पर प्लीज नजर मत आना। वो लड़का इनकी तरफ देख के मुस्कुराता है और चले जाता है। उसके बाद वो लड़का कभी इनको नजर नहीं आता। अब वो लड़का क्या था, इनके दादाजी ने क्या कहा था, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि क्या लगा इनके दादा को कि वो लड़का क्या था। जरूर आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताना कि क्या होगा वो लड़का। आई होप, बड़ा अजीब किस्सा था पर मजेदार था। ऐसा यार भाई कोई दादाजी ने आपके वैसे ही बंदा भगा दिया, बड़े काम का बंदा था वो। वैसे बंदा नहीं था, था वो वही चीज जो आप भी सोच रहे हैं, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसको लिख दीजिए। अब हम बढ़ते हैं आज के कमेंट सेक्शन की ओर, जल्दी से पढ़ते हैं कमेंट। और एक कमेंट जो आया था मुझे, भाई उसका मुझे पता नहीं लग रहा था कि मैं क्या जवाब दूंगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसको हम ऐड करते हैं किसमें, अपने कमेंट सेक्शन में। तो ये भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और ये हैं भाई अपने @नेरुतो फैन क्लब। ये पता नहीं क्या होता है, नेरुतो फैन क्लब 5044। और ये कहते हैं कि भाई वन क्वेश्चन फॉर यू ब्रदर, व्हेन यू गेट 10 मिलियन सब्सक्राइबर विल यू रिमाइंड अस एज योर फर्स्ट व्यूअर, लव योर हार्ड वर्क, थैंक यू फॉर मेकिंग स्लीपिंग इजी।
भाई अब मैं सबके जवाब तो आपको दे सकता हूँ बाकी कि भई आपकी स्लीपिंग ईज़ी है, वो तो डेली के एपिसोड आते रहेंगे। हार्ड वर्क के लिए आप पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच। फर्स्ट व्यूअर भी होते हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। भाई अब 10 मिलियन सब्सक्राइबर दूर की कौड़ी है, लेकिन चलो परमात्मा करे हो जाए, लेकिन भाई बस आप दुआ करते हैं तो एक और साथ में करें कि मैं ऐसा ही रहूँ, मैं बदलूँ नहीं। है ना? स्वभाव ऐसा ही रहे। हालाँकि जब इंसान ग्रोथ लेता है तो अहंकार आता है और ये इंसान की फितरत है। परमात्मा मुझे इस चीज़ से बचाए, क्योंकि मैं एक चीज़ मानकर चलता हूँ कि जो ये अहंकार है ना, परमात्मा को अहंकार से सख्त नफ़रत होता है। और मैं वो काम नहीं करना चाहूँगा जिससे मेरे परमात्मा को नफ़रत है। कुछ बातें गलती से हो जाती हैं, अनजाने में हो जाती हैं, लेकिन वो काम नहीं करना जिससे हमारे पिता को नफ़रत है। तो शायद आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ज़रूर, मैं ऐसा ही रहूँगा और कुछ भई शायद तो मैं कुछ है नहीं हूँ वैसे भी। 10 मिलियन हो जाएँगे तब भाई, जब होंगे तब की बात है, लेकिन हाँ, रहूँगा मैं ऐसा ही भाई। आपका नाम भी ऐसे ही याद रहेगा, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो रेगुलर कमेंट्स करते हैं, उनका नाम भी ऐसे ही याद रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर, जो शाउट आउट है @रिशपाल सिंह जी कहते हैं, लव यू पाजी फ्रॉम हरियाणा रिशपाल संधू। प्लीज पाजी नाम जरूर ले लेना नेक्स्ट वीडियो से। भाई बिल्कुल जी, आपका नाम ले लिया। और आई होप आप सभी वीडियोस देखते होंगे, शेयर करते होंगे। कमेंट आपने आई थिंक फर्स्ट टाइम किया, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। और अब हम बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर। और देखो, अब इस ये कमेंट वैसे ऐसा नहीं है कि इसको मैं कोई जरूर ही इसको मैं पढूं, लेकिन इसमें एक मैसेज छुपा हुआ और बड़ा अच्छा मैसेज है, और फिर मैं बताऊंगा कि वो मैसेज मतलब क्या कहना चाहते हैं। ये है @n एन किटन एन की टंग, पता नहीं की, सॉरी भी मैं गलत अगर सोच रहा हूँ, मतलब ऐसे ही वर्ड्स जोड़े हुए हैं, कोई नाम बन नहीं रहा। 4530 ये कह रहे हैं, सुनील जी मैं आपका पॉडकास्ट काफ़ी दिन से सुन रही हूँ, मुझे आपकी स्टोरी टेलिंग बहुत पसंद है। आप अपना काम करते जाओ, नो नेगेटिव व्यूज़ फॉर यू। और आपको किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, क्योंकि आपका काम और मेहनत बोल रहा है। क्योंकि मैं आपके काफ़ी पॉडकास्ट में देख रही हूँ कि आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि लोगों को अगर किसी को पसंद नहीं आए तो ना देखें, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है ना है। और ये जो स्टोरी थी काफ़ी थ्रिलिंग थी सर, आप कंटिन्यू कीजिए विद गुड कंटेंट। विल कंटिन्यू वॉचिंग योर पॉडकास्ट। और आज मैंने फाइनली सब्सक्राइब कर दिया है। और यह ज़रूर इंसिस्ट कीजिए, हम जैसे लोग जल्दी से नहीं करते सब्सक्राइब, बस देखने आ जाते हैं। और आपके बार बार बोलने पर कर दिया। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप कंटेंट काफ़ी दिन से देख रही हैं। और हाँ, एक चीज़ है, वो जो पॉडकास्ट वाली चीज़ है ना, कि मैं कहता हूँ भाई देखो, अब डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसा करना पड़ेगा। मैं भी सोचता हूँ कि यार मैं अब कहना छोड़ दूँ, क्योंकि मेरे कहने के बावजूद भी कुछ लोग सुधरते नहीं हैं। और फिर वो कमेंट में, पुराने व्यूअर्स भी हैं भाई, कमेंट में फिर वो आ जाते हैं अपनी अपनी अपना ही ज्ञान देने कि तू ऐसे क्यों बात कर रहा है, मतलब कि बस तू बटन अपना लगा के छोड़ दे, चुप हो जा, साइलेंट हो जा, दूसरा बंदा बोलता जाए बोलता जाए। भाई जो काम नहीं आता है ना, उसके बारे में अपने विचार नहीं देते, मैं तो यही कहता हूँ। जब इंसान बात कर रहा होता है ना किसी से, तो वो पॉडकास्ट वही है। पॉडकास्ट इज अ सिंपलर वर्जन ऑफ इंटरव्यू। पहली बात तो ये इंटरव्यू है ही नहीं है, इट इज अ सिंपलर वर्जन ऑफ डिस्कशन। जैसे हम घर में बात करते हैं, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड होता है, जिसमें कुछ डेकोरम होता है। ऐसे नहीं कि हम कोई गाली में भी बात कर लेंगे या बड़ी कैजुअल लैंग्वेज में यूज कर लेंगे, कुछ पॉडकास्ट में करते हैं लेकिन हम नहीं। तो उसके बावजूद लोग जो हैं वो बस एक ही बात पे रट लगाते हैं कि भाई तूने तो बोलना ही नहीं है। तो ऐसे पॉडकास्ट में फिर मैं आप कह रहे हैं कि आप ये कहते हैं कि भाई नहीं देखना, तो क्या कहूँ ऐसे लोगों को, बताओ। भाई नहीं देखना तो जाओ, दूसरी जगह पे जाओ, देखने भी आते हो और बातें भी करते हो। खैर, लेकिन जो मेन चीज, जो मैसेज वाली बात थी, वो देखो। अब आप समझ रहे हो ना, जो भाई कहते हैं कि भाई बार बार आप ना कहो सब्सक्राइब करने के लिए। तो ये खुद कह रही हैं कि मैं देखती रोज थी लेकिन सब्सक्राइब नहीं करती थी, लेकिन अब आपके बार बार सब्सक्राइब कहने की वजह से मैंने सब्सक्राइब कर दिया। तो भाई असर तो पड़ता ही है ना। अब इस चीज का तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो चुका है कि मैं सब्सक्राइब करने के लिए कहता रहूंगा तो फिर सब्सक्राइब होगा। तो भाई कर लो, जो व्यूअर जो हैं वो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मतलब कि आप देखने भी आते हो, उसका मतलब है कि आपको कंटेंट पसंद आता है। तो बस वो एक सब्सक्राइब का बटन दबाने से क्या हो जाएगा। आपके लिए शायद कुछ ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन मेरे लिए एक एक सब्सक्राइबर काफी मायने रखता है। तो प्लीज जल्दी से वो लाल बटन दबाइए सब्सक्राइब का, जल्दी से उसको सब्सक्राइब कीजिए।
और आज का जो किस्सा है, आज का जो ये एपिसोड है, इसको यहीं पर विराम देते हैं। जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।